नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिक से कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक ना। मतलब उसका स्टीम फ्लो पाथ क्या होता है, वाटर फ्लो पाथ क्या होता है, ठीक ना। डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। हमारा जो बिजली हम जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से यहाँ इक्विपमेंट मैंने बना रखे हैं। सारा एक्चुअली मैं पूरा बोर्ड पे आ नहीं पाया। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले ये तो जो हमारा जनरेटर है, ओके, ये है हमारा टरबाइन, ये हमारी एमएस की लाइन है, मतलब कि मेन स्टीम लाइन, ठीक ना। ये है हमारा कंडेंसर, कंडेंसर के नीचे आप देख सकते हैं हॉट वेल लगा हुआ, ठीक ना। हॉट वेल के नीचे आपका सीईपी, और ये है हमारा सीईपी के बाद एलपी हीटर, और ये है हमारा डिरेटर, और फिर डिरेटर के बाद है आपका बीएफपी बॉयलर फीड पंप है। ओके, और बॉयलर फीड पंप के बाद फिर आपका एचपी हीटर है, एचपी हीटर फिर ओके, ये रहा आपका इकोनोमाइजर, ये रहा हमारे पास एपीएच, ओके, और ये हमारा ईएसपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, और ये हमारा आईडी फैन है, दो आईडी फैन है, ID1 ID2, और ये है चिमनी, ओके, स्टैक। ये हमारे पास एफडी फैन है, और ये हमारे पास है फर्नेस, और ये है हमारा ड्रम, बॉयलर ड्रम, और ये दो सेफ्टी वाल्व मैंने बनाए हैं। ओके, और ये हमारा है सुपर हीटर। तो बात करते हैं कि जो हमारा पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, वो वर्क कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वो एक्चुअली रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, ठीक ना। रैंकाइन साइकिल ओके, ये हमारा रैंकाइन साइकिल, ओके, टीएस डायग्राम रैंकाइन साइकिल का। तो इसमें देखिए जो हमारा 1 से 2 है, 1 से 2 हमारा कौन सा है, बॉयलर फीड पंप वाला प्रोसेस, ठीक ना। दैट मींस कि 1 से 2 क्या है, ये है। ओके, ये देखिए हमारा बॉयलर फीड पंप है 1 से 2, और 2 से 3 क्या है हमारा, 2 से 3 हमारा जो बॉयलर में हीटिंग होता है हमारा, आपका वाटर का जो हीटिंग होता है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस, ठीक ना। तो 2 से 3 हमारा वो वाला प्रोसेस। दैट मींस कि ये जो पूरा फर्नेस है, फर्नेस से निकलने ये हमारा सुपर, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, ये कोन जो दिख रहा है, ये हमारा सुपर हीटर प्रोसेस, सुपर हीटर वाला जोन है, ठीक है। ये बस ये हमारा 2 से 3 तक कौन सा है, सॉरी इसको मैं 3 कर देता हूँ, उसको 3 डैश कर देता हूँ, ठीक ना। तो 2 से आपका 3 यहाँ तक जो है, ये हमारा बॉयलर का जोन है, जहाँ पे हमारा जो वाटर है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं। ओके, अगेन आपका जो हीट होने के बाद जो वेपर है वो कहाँ जाता है, हमारा सुपर हीटर में, उसको हम सुपर हीट करते हैं, ठीक है। और 3 डैश से 4 डैश जो है वो हमारा टरबाइन वाला प्रोसेस है। ओके, और 4 से फिर 1 जो है वो हमारा कंडेंसर प्रोसेस है। ओके, तो आप समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए जो हमारा फर्नेस है, फर्नेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा फर्नेस बना कैसे होता है पहले वो समझते हैं। तो जो फर्नेस होता है वो बहुत सारे उसमें वाटर वॉल जो ट्यूब्स होते हैं ना, दैट मीन्स कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ठीक ना। बोल सकते हैं कि वाटर वॉल उनको बोलते हैं, ठीक ना। वाटर वॉल की बहुत सारी दीवार होती है, मतलब कि बहुत सारे आप बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स रहती है, ठीक ना। ट्यूब्स का ही दीवार बना होता है, ठीक ना। और ये जो ट्यूब्स हैं ये आपस में बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, ठीक ना। इनके बीच में फिन्स होता है, लाइक इतना आप गैप मान सकते हैं, बीच में फिन्स होता है। ओके, जैसे कि हमारी ट्यूब्स है ना, मान लीजिए कि ये ओके, तो इनके बीच में इतना गैप होता है, और ये गैप के बीच में क्या होता है, फिन्स होता है। ओके, तो इन वाटर वॉल से क्या होता है, हमारा फर्नेस बना होता है, ठीक ना। वाटर वॉल में क्या होता है, हमारा वाटर का फ्लो होता है। ओके, तो वाटर वॉल में क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। तो देखिए जितना फर्नेस होता है, फर्नेस पूरा वाटर वॉल से बना होता है, ठीक ना। तो फर्नेस के इनसाइड में क्या होता है, आग जलते रहता है, ठीक है। फर्नेस के अंदर में क्या होता है, आग जलता है। तो उस हीट को जो हमारा, उस हीट को कौन यूटिलाइज करता है, उस हीट को जो हमारा जो वाटर वॉल है, वाटर वॉल के इनसाइड क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो वो वाटर क्या करता है, उस हीट को यूटिलाइज करता है और अपना टेम्परेचर बढ़ाता है वहां पे, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका पूरा आग जल रहा है, ठीक है, फर्नेस के अंदर, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है,
वाटर बॉल है, ठीक ना। तो वाटर बॉल, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक ना, और ये इधर पूरा आग जल रहा है आपका। ओके, तो ये क्या करेगा, जो आपका आग जल रहा है उसकी हीट को ये ले लेगा, ठीक ना, हीट को लेके ये गर्म हो जाएगा, ठीक ना। गर्म होगा तो क्या होगा, देखिए गर्म होगा तो क्या होगा कि जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं, ठीक ना, किसी वेजल में, फिर कहीं भी अगर पानी गर्म कर तो क्या होता है, उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेपर बनता है तो वेपर क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो सेम फंडा आपका यहाँ भी लगेगा कि देखिए जब आपके वाटर वॉल में मतलब जब वाटर वॉल आपका फर्नेस की हीट को यूटिलाइज करेगा, फर्नेस की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, जो वाटर वॉल के इनसाइड जो वाटर है वो गर्म होने लगेगा। गर्म होकर क्या होगा, वेपोराइज होगा। वेपोराइज होगा तो क्या होगा कि जो स्टीम वाला, स्टीम के पार्ट्स होंगे, जो वेपर बन गया होगा, ठीक ना, जो मतलब वेपर बन गया होगा जिसको हम, तो अगर वेपर बन गया तो क्या होगा, वो यहाँ से ऊपर उठने लगेगा, ठीक ना, वाटर वॉल में ऊपर उठने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो ऊपर उठ के फिर वो कहाँ चला जाएगा, आपका ड्रम में जाता है, ठीक ना, यहाँ से ड्रम में जाता है, ठीक। ड्रम से फिर क्या होता है कि देखिए ड्रम में आ गया आपका जो भी मतलब वेट स्टीम था, ठीक ना, और सैचुरेटेड स्टीम था, वो कहाँ गया, ड्रम में आ गया, ठीक। ड्रम से फिर क्या होता है, ड्रम से आपका जो सैचुरेटेड स्टीम निकलता है फिर कहाँ चला जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर हीटर है, ठीक है। सुपर हीटर में क्या होता है, उसको हम सुपर हीट करते हैं, ठीक ना, उसका डिग्री ऑफ सुपर हीट बढ़ाते हैं। ओके, और जो कुछ भी उसमें मॉइस्चर रहता है उसको हम रिलीज करते हैं वहां से, ठीक ना, पूरा मॉइस्चर हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मॉइस्चर वाला स्टीम हम टरबाइन में देंगे तो क्या होगा कि हमारे टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक ना। जो हमारा टरबाइन होता है, टरबाइन के जो लास्ट स्टेज में हम केवल 12% तक मॉइस्चर अलाउ करते हैं, ठीक ना। एज मतलब अगर जो मैन्युफैक्चरर का ओईएम होता है, वो ओईएम मैनुअल होता है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि केवल 12% मॉइस्चर ही हम अलाउ कर सकते हैं। कहाँ पे, केवल टरबाइन के लास्ट स्टेज पे, ठीक ना। तो इसलिए हम मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं दे सकते क्योंकि हमारा टरबाइन का ब्लेड डैमेज होगा, ठीक। तो सुपर हीटर में क्या होता है, हमारा सुपर हीटर में हमारे स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसके बाद फिर वो स्टीम कहाँ चली जाती है, हमारा टरबाइन में वर्कआउट के लिए। ओके, तो अभी इधर से बात करते हैं हम फीड वाटर, सीधे बात करते हैं कि मतलब फीड वाटर कैसे जाता है हमारे बॉयलर में। ओके, तो देखिए अगर मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में, जैसे कि अगर हम फर्स्ट टाइम बॉयलर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अगर आपका सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ठीक ना, तो उसमें बहुत सारे मतलब वो रहते हैं कि अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, जब कभी अगर आप सुपर क्रिटिकल में काम किए हो, ठीक ना, या फिर अगर आपने देखा है तो जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर लगाते हैं वहाँ पे अगर मतलब पहले से एग्जिस्टिंग प्लांट है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हम वहाँ पे एक छोटा सा ऑक्सिलरी बॉयलर लगाएंगे, ठीक ना, वो ऑयल फायर्ड रहता है, एलडीओ या फिर HFO, ठीक ना, जिससे भी चलाएं ऑयल फायर्ड रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का बहुत मतलब वाटर क्वालिटी का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है जो हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर रहता है। तो वहाँ पे जो हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं, तो बॉयलर स्टार्ट करने से पहले हम जब भी हमारा बॉयलर बंद हुआ, ठीक ना, तो बॉयलर स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमें बॉयलर का प्री क्लीनअप करना है। तो प्री क्लीनअप हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिरेटर पेगिंग मस्ट, ठीक ना, बिना डिरेटर पेगिंग के हम प्री क्लीनअप नहीं कर सकते। ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अगर बिना प्री हीट किया जो आपके वाटर में ऑक्सीजन है, जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑक्सिलरी बॉयलर रहता है। अगर मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग यूनिट है सेम कंपनी की तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ पे जो कंपनी लगाती है बॉयलर, तो वो पहले ऑक्सिलरी बॉयलर लगाती है, ठीक ना, जितने भी टन का लगाए 40-50 टन का, ठीक ना, ऑयल फायर्ड रहता है। ओके, तो उससे हम क्या करते हैं, और पहले इस जो बड़ा बॉयलर है उसको लाइट अप करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सिलरी बॉयलर उसको लाइट अप करेंगे, ठीक ना, डिरेटर पेगिंग करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर हम बॉयलर का क्लीन अप करेंगे, ठीक ना। और अगर आप छोटे बॉयलर में आते हैं लाइक कैप्टिव यूनिट है, ठीक ना, या फिर AFBC CFBC है, तो उसमें अगर हमें बॉयलर लाइट अप करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा DMST मतलब DM वो है, DM प्लांट है, DM प्लांट से हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे डिरेटर में, ठीक ना, डिरेटर फिल करेंगे अपना। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से फिर हमारा पानी हम BFP स्टार्ट करेंगे, BFP से हमारा पानी कहाँ जाएगा, HP हीटर होते हुए इकोनोमाइजर से होते हुए हमारा ड्रम में जाएगा, ठीक ना, कहाँ जाएगा, डिरेटर से सक्शन लेगा BFP, ठीक, बॉयलर फीड पंप, और HP हीटर से होते हुए कहाँ जा रहा है, इकोनोमाइजर से। आप देख सकते हैं इकोनोमाइजर से होते हुए फिर कहाँ जा रही है, हमारा ड्रम में जा रहा है, ठीक है। और ड्रम में जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ड्रम, ये देखिए ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, ये हमारा डाउन कमर है। ओके, तो ड्रम से फिर कहाँ जाएगा, डाउन कमर में जाएगा। ओके, और फर्नेस के नीचे आपका एक रिंग हेडर होता है, ठीक ना,
रिंग हेडर में क्या होता है, आपके सारे जितने भी वाटर वॉल होते हैं सारे रिंग हेडर में कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा रिंग हेडर है, ठीक ना। तो रिंग हेडर में क्या होगा, जितने भी आपके वाटर वॉल रहेंगे, फर्नेस का जो वाटर वॉल है, सारे रिंग हेडर में ऐसे ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक ना। दैट मीन्स कि रिंग हेडर आप बोल सकते हैं एक तरह से हेडर है जो सारे वाटर वॉल में आपका वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका वाटर वॉल से पानी आया, ठीक ना, और यहाँ पे सॉरी रिंग हेडर से पानी आया, पहले कहाँ गया आपका, देखिए पहले हमने डिरेटर को फिल किया, डिरेटर फिल करने के बाद क्या किया हमने, बॉयलर फीड पंप स्टार्ट किया, वहां से आपका वाटर कहाँ है, इकोनोमाइजर में है, इकोनोमाइजर से कहाँ गया आपका, ड्रम में गया, ठीक ना। और ड्रम से फिर क्या हुआ, ड्रम से हमारा विद द हेल्प ऑफ डाउन कमर ये कहाँ आया, रिंग हेडर में आया, ठीक ना। जो फर्नेस के नीचे आप रिंग हेडर देखेंगे अभी वो मिल जाएगा, अगर आप जॉब कर रहे हो पावर प्लांट तो आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये कहाँ है आपका, रिंग हेडर में। रिंग हेडर हमारा किससे कनेक्ट है, वाटर वॉल जितने भी है उनसे कनेक्ट है, ठीक ना। तो अभी क्या होगा, फिर वाटर वॉल से होके वो कहाँ जाएगा, वापस वो ड्रम में ही जाएगा, ठीक है। देखिए अभी पहले मैंने बताया आपको कि जो हमारा फर्नेस है, फर्नेस में क्या होता है, आग जलता है, ठीक ना। तो फर्नेस में आग जलता है, उस हीट को कौन यूटिलाइज करता है, जो हमारा वाटर वॉल में वाटर फ्लो हो रहा है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट होता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे फर्नेस में आग जल रहा है, ठीक ना, और हमारा वाटर वॉल में वाटर फ्लो हो रहा है, वो उस हीट को यूटिलाइज कर रहा है, ओके। तो उस हीट को यूटिलाइज करके क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक ना। गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें वेपर बनने लगेंगे, वेपर बनेगा तो क्या होगा कि जो वेपर है वो तो हल्का है, और जो पानी बच जा रहा है उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जो वेपर बना है उसकी डेंसिटी कम है। तो जो वेपर है वो ऊपर उठते जाएगा, ठीक ना, और जो पानी है वो नीचे ही बैठता जाएगा, ठीक ना, वो ऊपर नहीं उठेगा। तो क्या होता है कि जो वेपर उठ के क्या होगा, फिर वापस वो वेपर जो बन रहा है वो कहाँ जाएगा, ड्रम में आ जाएगा, ठीक ना। और जो ड्रम में आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो रहा है, जितना भी पानी बच रहा है, ठीक ना, हमारा जो ड्रम रहता है वो 50% फिल रहता है, ठीक ना, 50% भरा हुआ रहता है, 50% पानी से रहता है, और 50% आपका जो ऊपर रहता है वो स्टीम से भरा रहता है, ठीक ना। तो जो पानी है वो कंटिन्यू हमारे डाउन कमर से नीचे जाया जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है और वाटर वॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो हमारा वेपर बन रहा है वो वेपर यहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर वॉल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ राइजर ट्यूब। इसमें एक जब आपका मतलब राइजर ट्यूब कुछ नहीं होता है, जो क्योंकि देखिए हमारा जो वाटर वॉल है, वाटर वॉल बहुत सारे ट्यूब से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो इतने सारे ट्यूब्स को हम ड्रम में ले जाके जोड़ नहीं सकते, ओके। तो क्या होता है कि जैसे नीचे आपको रिंग हेडर दिखता है, वैसे ऊपर में भी वाटर वॉल का हेडर होता है, ठीक ना। तो सारे हेडर में से एक एक लाइन निकाल के हम ड्रम में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम राइजर ट्यूब बोलते हैं, ओके। तो आपका वाटर वॉल से फिर जो वेपर रहता है कहाँ जाता है, राइजर ट्यूब में, राइजर ट्यूब से हमारा ड्रम में चला जाता है, ठीक ना। और ड्रम से फिर कहाँ जाता है, ये आप देख सकते हैं, ड्रम से फिर कहाँ जाएगा, सुपर हीटर में। यहाँ मैंने एक ही सुपर हीटर दिखाया है, जगह नहीं था। तो नॉर्मली आपका प्राइमरी सुपर हीटर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, कई कई जगह मतलब चौथे नंबर का भी होता है, मतलब 4-4 सुपर हीटर होते हैं, एज पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कितना हमें टेम्परेचर चाहिए, ओके, उसके हिसाब से रखते हैं हम सुपर हीटर कितने रखने हैं, 1 रखने, 2 रखने हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने कि कैसे हमारा ड्रम से पानी आ रहा है डाउन कमर के हेल्प से रिंग हेडर में, रिंग हेडर से फिर कहाँ जा रहा है आपका, वाटर वॉल में जा रहा है। वाटर वॉल में क्या हो रहा है, वाटर वॉल में फर्नेस की हीट को यूटिलाइज कर रहा है, और आपका फर्नेस की हीट को यूटिलाइज कर रहा है, और क्या कर रहा है, आपका जो वेपर बन रहा है वो वेपर फिर कहाँ जा रहा है, आपका ड्रम में जा रहा है, ठीक ना। और ड्रम से फिर कहाँ चला जा रहा है, जो आपका वेट स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम है वो आपका सुपर हीटर में जा रहा है। सुपर हीटर में हम क्या कर रहे हैं, सुपर हीटर में उसका हम हीट बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, सुपर हीटर में उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक ना, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है, वो हमारा टरबाइन में जा रहा है, ओके। टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में हमारा जो भी हमारा स्टीम एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करके, ठीक ना, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से फिर उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से फिर देखिए जनरेटर है, जनरेटर में जो हमारा पावर जनरेट होता है, ठीक ना, यहाँ से फिर अगर यहाँ से फिर हम इसको ग्रिड में सप्लाई दे देते हैं, ओके। और देखिए टरबाइन में वर्कआउट करने के बाद ये क्या होता है, हमारी कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम बचती है। एग्जॉस्ट सिस्टम को हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो उसके नीचे हम क्या लगाते थे, कंडेंसर लगा देते। कंडेंसर क्या करता है, जो भी हमारी एग्जॉस्ट सिस्टम होती है उसको कंडेंस करता है, ठीक है, उसको कंडेंस करके वापस से वाटर फॉर्म में लाता है, और उसको हम वापस से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक ना। तो कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर भी एक तरह से हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं, ठीक ना। एक तरह का बहुत बड़ा सा वेसल रहता है, वेसल में बहुत सारे ट्यूब्स लगे रहते हैं, ठीक ना। ट्यूब्स के आउटसाइड में क्या होता है, हमारा स्टीम फ्लो होता है, मतलब स्टीम आता है जो एग्जॉस्ट सिस्टम है,
और ट्यूब्स के इनसाइड में हमारा कूलिंग वाटर से वाटर जाता है, ठीक ना। तो कूलिंग वाटर क्या करता है, जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रीम है उसको कंडेंस करता है, और कंडेंस करके फिर क्या करता है, जो भी कंडेंस इकट्ठा होता है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, हॉट वेल में, ठीक ना। हॉट वेल क्या करता है, हॉट वेल कुछ नहीं है, एक तरह का स्टोरेज टैंक बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हॉट वेल में हमारा सारा कंडेंसेट स्टोर होता है, वहां से फिर क्या करता है, हॉट वेल से क्या होता है, हॉट वेल के नीचे हमारा सीपी लगा होता है, ठीक ना, एक पंप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, ठीक ना। ये क्या करता है, हॉट वेल से सारा कंडेंसेट उठाता है और एलपी हीटर से होते हुए ये कहाँ भेज देता है, डायरेक्टर में भेज देता है, ठीक ना। कहाँ से, सीपी से फिर कहाँ जाता है आपका, एलपी हीटर में जाता है, और एलपी हीटर से कहाँ चला जाता है, डायरेक्टर में, ठीक ना। तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एलपी हीटर है, यहाँ पे एक एचपी हीटर है। तो एलपी हीटर और एचपी हीटर क्यों लगाते हैं, ठीक ना। देखिए एलपी हीटर हम इसलिए लगाते हैं, एलपी हीटर लगाने के बाद क्या करते हैं हम, जो हम आपका टरबाइन के जो लास्ट स्टेज है, ठीक ना, उस साइड से हम एक एक्सट्रैक्शन लेते हैं, ठीक ना, स्टीम का एक्सट्रैक्शन लेते हैं, और उससे जो हमारा सीपी का पानी है उसको थोड़ा बहुत, जो सीपी हमारा कंडेंसेट उठा रहा है उसको हम थोड़ा बहुत हीट करके डायरेक्टर में दे देते हैं, ठीक ना। और जो हमारा बीएफपी डायरेक्टर फिर सक्शन कौन ले रहा है, बॉयलर फीड पंप ले रहा है, बॉयलर फीड पंप फिर कहाँ दे रहा है, एचपी हीटर में। तो एचपी हीटर में क्या होता है, एचपी हीटर में हम टरबाइन में स्टीम दे रहे हैं, तो जो हमारा हाई प्रेशर की साइड का मतलब टरबाइन में जो हमारा हाई प्रेशर साइड है उधर से एक एक्सट्रैक्शन लेके हम क्या करते हैं, आपको एचपी हीटर में दे देते हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमने वाटर दिया, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है, और थोड़ा जो भी हीट हो जाता है हमारा मतलब फीड वाटर, जो भी वाटर दे रहे हैं हीट हो जाता है, तो जितना हीट हो रहा है उतना हमें कम फ्यूल देना पड़ता है। और एक रीजन है, देखिए अगर मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, मतलब बिल्कुल एचपी हीटर नहीं लगाया, ठीक ना, एचपी हीटर भी नहीं लगाया है, एलपी हीटर भी नहीं लगाया है, वैसे ही जितना नॉर्मल टेम्परेचर है उतना दे दिए, तो क्या होगा कि अगर इकोनोमाइजर में फ्लू गैस का अगर ज़्यादा टेम्परेचर उसने एब्जॉर्व कर लिया फीड वाटर ने, ठीक ना। इकोनोमाइजर में क्या होता है, इकोनोमाइजर में हमारा ट्यूब्स के इनसाइड फीड वाटर फ्लो होता है। इकोनोमाइजर भी एक तरह से आप बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर ही है, ठीक ना। इसमें इनसाइड में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ओके, और ट्यूब्स के अंदर में आपका फीड वाटर फ्लो होता है, और ट्यूब्स के आउटसाइड में फ्लू गैस फ्लो होता है, ओके। तो हम इकोनोमाइजर क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा फर्नेस से फ्लू गैस निकलता है, ठीक ना, तो फर्नेस से फ्लू गैस निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ऐसे हम वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं छोड़ सकते, ओके। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसकी हीट को हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज कैसे करते हैं, जो हमारा ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर हम फीड वाटर फ्लो करवाते हैं, और फीड वाटर का टेम्परेचर होता है कम और फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है ज़्यादा। तो वो क्या करता है कि फ्लू गैस का जो हीट है, फ्लू गैस की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारा आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो हाई होता है, और हमारा जो फीड वाटर जा रहा है, ठीक ना, फीड वाटर का टेम्परेचर होता है लो। तो वो क्या करता है, जो फीड वाटर है फ्लू गैस के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हम एचपी हीटर नहीं लगाएं और एलपी हीटर नहीं लगाएं तो क्या होगा, देखिए जो हमने फीड वाटर दिया उसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक ना, बहुत कम है, और जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है, अगर फ्लू गैस का टेम्परेचर हमारा बिलो 120 डिग्री हो गया तो ये क्या होता है, 120 डिग्री हमारा सल्फर डिपोजिशन पॉइंट होता है, ठीक ना। अगर इसके नीचे आ रहा है तो हमारे जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स पे सल्फर डिपोजिट होने लगेगा, अगर सल्फर डिपोजिट हो रहा है तो ये हमारे ट्यूब्स को डैमेज कर देगा, ओके। तो इसीलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि हमारा इकोनोमाइजर हो गया, एपीएच हो गया, या फिर ईएसपी हो गया, ठीक ना, तो इनमें कहीं भी जो हमारा ईएसपी हो गया, फिर आईडी फैन का आउटलेट, ठीक ना, तो इनमें कहीं भी जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर हो वो 120 से नीचे ना है, ठीक ना। दैट मीन्स कि जो हमारा चिमनी का आउटलेट होता है ये भी हम ट्राई करते हैं कि 130 तक ये आउटलेट निकले, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 130 नहीं निकला, 120 आ गया, तो क्या होगा, ये जितने भी इक्विपमेंट लगे आपके, अगर आईडी फैन में ज़्यादा वहाँ भी ईएसपी है, फिर एपीएच है, फिर इकोनोमाइजर, कहीं भी अगर उसका टेम्परेचर 120 से नीचे आया वो क्या करेगा, सल्फर डिपोजिशन होगा। जितने भी हमारे फ्लू गैस में अगर सल्फर पार्टिकल्स होते हैं तो वो उनका डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक ना। वो 120 पे जैसे 120 टेम्परेचर आएगा वो उनका मतलब सल्फर का ड्यू पॉइंट होता है, ओके। वो क्या होगा, हमारे ट्यूब्स पे फिर जो मेटल है उन पे डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होकर क्या करेगा, उनको डैमेज कर देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम एचपी हीटर और एलपी हीटर लगाते हैं
कि जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर हो वो ज़्यादा डाउन ना हो, ठीक ना। क्यों? क्योंकि देखिए आपका इकोनोमाइजर हो गया, एपीएच हो गया, ये दोनों ही हीट एक्सचेंजर है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि आपका इकोनोमाइजर में ज़्यादा हीट डाउन, आपने फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा डाउन कर दिया, तो क्या करेगा, एपीएच में जाके उसका टेम्परेचर अगर सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे आता है तो क्या करेगा, वो एयर प्रीहीटर के ट्यूब्स को डैमेज करेगा, फिर केसिंग को डैमेज करेगा। ओके, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर है चिमनी के आउटलेट में, वो मतलब कम से कम 130-135 तो रहे ही रहे, ठीक ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर भी क्या है, एक तरह से हीट एक्सचेंजर है। इसमें क्या होता है हमारा, हम जो हमारा फीड वाटर दे रहे हैं, फीड वाटर क्या करता है, फ्लू गैस की हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब बात करते हैं हम एपीएच की। तो देखिए हमारा फ्लू गैस पहले कहाँ गया, बॉयलर से निकला, बॉयलर से निकल के कहाँ गया, इकोनोमाइजर में गया। इकोनोमाइजर हमने उसकी थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब कर ली, ओके, यूटिलाइज की। उसके बाद हमारा ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, एपीएच में जा रहा है। एपीएच में क्या होता है, एपीएच का फुल फॉर्म है एयर प्रीहीटर। ओके, तो एपीएच में क्या होता है, हम जो एफडी फैन देते हैं, एफडी फैन दैट मींस की फोर्स ड्राफ्ट फैन, ठीक ना। फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, इसका एयर हम कहाँ देते हैं, एपीएच में देते हैं, ठीक ना। तो ये एपीएच में क्यों देते हैं, देखिए हमने इकोनोमाइजर में क्या किया, जो हमारा फीड वाटर था, फीड वाटर को हमने हीट किया, कैसे, इकोनोमाइजर में जो फ्लू गैस आ रहा था उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके, ठीक ना। तो जो इकोनोमाइजर से फ्लू गैस निकला है उसमें अभी भी थोड़ी बहुत हीट है, ठीक ना। उस हीट को हमें फिर से यूटिलाइज करना है। तो अभी हमने क्या किया कि जो हम फोर्स ड्राफ्ट एफडी फैन जो हमने लगाया है, इसका एयर हम फर्नेस में देते हैं प्रॉपर कंबस्शन के लिए। तो हमारा जो एफडी फैन है ये सक्शन कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हमारा कितना, 34-35 मान लीजिए इतना ही रहता है, ठीक ना, 34-35। ओके, गर्मियों का सीजन है तो मैक्सिमम 40 तक जाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमारे फर्नेस का टेम्परेचर 800 डिग्री सी है, ओके, 800 डिग्री सी है, और हम एफडी फैन का जो एटमॉस्फेयर का एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सी है, तो 40 डिग्री सी का हम एयर अगर डायरेक्ट फर्नेस में दे देंगे तो क्या होगा कि हमारे फर्नेस की एफिशिएंसी कम होगी। कैसे, क्योंकि देखिए अंदर का टेम्परेचर तो 800 है और ये है हमारा 40, तो क्या करेगा, मतलब आपको पता ही है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड हमारा मतलब टेम्परेचर हीट फ्लो होता है। तो क्या करेगा, ये हमारा मतलब एफिशिएंसी लो करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये 40 डिग्री का टेम्परेचर हम कहाँ दे देते हैं, एपीएच में। तो इस एपीएच में क्या होता है कि जो फ्लू गैस का हीट था, पहले हमने फीड वाटर को हीट किया फ्लू गैस से, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एयर को हीट करेंगे। तो हम 40 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ से आपको करीब 200 या 230 डिग्री सी निकलता है। यहाँ पे आपका एपीएच आउटलेट में जो एयर का टेम्परेचर होता है वो 200 या 230, हर जगह ये वेरी करता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक ना। तो 200 या 230 निकलता है। ओके, तो 200 डिग्री या 230 डिग्री का एयर हम फिर कहाँ देते हैं, फर्नेस में देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर कहाँ जाता है, ये फ्लू गैस हमारा ईएसपी में जाता है। ईएसपी क्या करता है कि जो भी हमारे एस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक ना, जो हैवी होते हैं, मतलब बड़े बड़े एस पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर उनको ये यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक ना, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके यहाँ फर्नेस में, ये सॉरी ईएसपी के नीचे ये हॉपर होता है, ठीक है, हॉपर में कलेक्ट करके नीचे गिरा देता है, ठीक ना। और यहाँ से फिर हमारा कहाँ जाता है, आईडी फैन सक करता है, ठीक ना। आईडी फैन सक करके फिर कहाँ देता है, चिमनी में, चिमनी से हम बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो ये कई जगह पे अगर आप पुराने बॉयलर देखेंगे, या फिर जैसे मैं बात कर रहा था पहले कि जो सुपर क्रिटिकल यूनिट होते हैं वहाँ पे हम ऑक्सिलरी बॉयलर लगाते हैं। तो वहाँ पे देखिए छोटे यूनिटों में क्या होता है कि आपको अगर आप वहाँ जा रहे हैं, अगर देखा होगा आपने ऑक्सिलरी बॉयलर, तो वहाँ पे केवल एफडी फैन ही होता है, ठीक ना, आईडी फैन नहीं होता। कई जगह मैंने देखा है केवल एफडी फैन ही रहता है ऑक्सिलरी बॉयलर में। तो ये रहता है हमारा केवल फोर्स डॉट बोलते हैं इसको, ठीक ना। और जहाँ पे हमारा दोनों है, एफडी और आईडी दोनों है, उसको हम नेचुरल बैलेंस डॉट बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, जहाँ पे आईडी और एफडी दोनों है उसको हम बैलेंस डॉट बोलते हैं। नेचुरल डॉट उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारा कोई फैन नहीं है, ठीक ना, ना आईडी है ना एफडी है, वो बस चिमनी की हाइट से वो ड्रॉट को मेंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ड्रॉट बोलते हैं। तो देखा हमने नॉर्मली कैसे हमारा पावर प्लांट वर्क करता है और क्या क्या साइकिल्स होते हैं, ठीक ना। एक बार नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से साइकिल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम वाटर साइकिल देखते हैं, ठीक ना। वाटर साइकिल देखिए, वाटर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, आप बोल सकते हैं डीएम प्लांट से जो वाटर आता है वो हमारा कहाँ आता है, डिरेटर में आता है। डिरेटर से फिर कहाँ जाता है, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ, वाटर साइकिल जो हमारा स्टार्ट होगा, अगर इनिशियल कंडीशन है, मतलब बॉयलर हमारा बंद है, इनिशियल में हम लाइट अप कर रहे हैं,
तो वो हमारा जाएगा डिरेटर, डिरेटर से बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप से एचपी हीटर, एचपी हीटर से इको, इको से ड्रम, ठीक ना। अब बात करते हैं स्टीम साइकिल की, तो वो कहाँ जाता है ड्रम, ड्रम से हमारा सुपर हीटर, ठीक ना, सुपर हीटर से हमारा कहाँ गया टरबाइन, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से हमारा सीईपी, सीईपी से एलपी हीटर से डिरेटर। ओके, बात करते हैं फ्लू गैस की, तो फ्लू गैस हो जाएगा हमारा फर्नेस, इकोनोमाइजर, एपीएच, ईएसपी, देन चिमनी। ओके, तो ये हमारी साइकिल थी। जो हमारा वाटर साइकिल है वो कहाँ गया डिरेटर, डिरेटर से इधर डीएम प्लांट लिख देता हूं मैं। ओके, डीएम प्लांट, डीएम प्लांट से डिरेटर, डिरेटर से फिर बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप से एचपी हीटर, एचपी हीटर से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से ड्रम। ओके, अगर स्टीम साइकिल की बात करें तो ड्रम, सुपर हीटर, टरबाइन, कंडेंसर, सीईपी, एलपी हीटर एंड डिरेटर। अगर फ्लू गैस की बात करें फर्नेस, फर्नेस से इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से एपीएच, एपीएच से ईएसपी, ईएसपी से चिमनी। ओके, कई बार हमसे ये बात भी पूछा जाता है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कई बार आपसे पूछ देगा कि भाई कौन कौन से पाथ होते हैं, ठीक ना, हमारे थर्मल पावर प्लांट, उनके बारे में बताओ। ओके, तो पाथ भी कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। ओके, थर्मल पावर प्लांट हमारा कैसे वर्क करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ओके, किनका क्या, किसका क्या काम होता है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना